नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन का भाग 4। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 हम आपको बता चुके हैं, जिसमें किस तरीके से मानव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है आपको बताया गया। शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, यानी किस तरह शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किस तरीके से अंडाणुओं का निर्माण होता है, मादा जनन अंग के बारे में और नर जनन अंग के बारे में। मादा जनन अंग को आपको 2 भागों में विभाजित किया गया था, प्राथमिक और द्वितीयक। उसी तरीके से मादा जनन अंग को भी 2 तरीके से विभाजित 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग, जिसके बारे में हमने आपको पूरा और डिटेल में फिगर के माध्यम से बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम आपको बताते हैं उसका चौथा भाग। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे भाग में आपको निषेचन पूर्व घटना के बारे में बताया गया। आपको निषेचन को यानी लैंगिक जनन को 3 घटनाओं में बांटा गया। लैंगिक निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन से पहले होने वाली घटना, निषेचन और निषेचन के बाद होने वाली घटना, 3 घटनाओं में बांटा गया। अब तक आपको तीनों भाग में निषेचन पूर्व घटना बताई, यानी निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया। अब हम आपको निषेचन के बारे में बताएंगे कि निषेचन होता कैसे, किस तरीके से निषेचन होता है। तो वीडियो बना लेंगे हम निषेचन। अब निषेचन को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से अंडाणु का निर्माण होता है मादा में, और किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है यानी स्पर्म का निर्माण होता है पुरुष में यानी स्त्री में, पुरुष में किस तरीके से स्पर्म का निर्माण होता है और स्त्री में किस तरीके से अंडाणु यानी ओवा का निर्माण होता है। तो अब निषेचन फर्टिलाइजेशन है क्या, यानी शुक्राणुओं का अंडाणुओं के साथ संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ जब संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जैसे शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। ठीक, यानी शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, संलयन ही निषेचन कहलाता है। अब निषेचन की क्रिया को देखने के लिए हमने आपको बताया, पहले भी फिगर बनाया गया है किसका, मादा जनन अंग का यानी यूटेरस, गर्भाशय का। ठीक है, अब गर्भाशय में फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा बताया गया शुक्राणु कहाँ बनते हैं, पुरुष के टेस्टिस में, वृषण में, और अंडाणु कहाँ बनते हैं, मादा के ओवा में। ठीक है, सॉरी, मादा के अंडाशय में ओवा का यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब इन दोनों का संलयन भी क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब ये दोनों आपस में संलयित कैसे हो रहे हैं, अब इसी चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इनका संलयन जो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, डायग्राम आपको पहले भी दिखाया गया। ठीक है, एक यूटेरस का फिगर, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहा जाता है। ठीक, अब इस गर्भाशय में इसे अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, इस अंडवाहिनी से अंडाणु क्या होते हैं, अंडाशय लगा होता है, अंडवाहिनी से अंडाशय लगा होता है। इसी अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, इस तरीके से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो अब ये क्या है, यूटेरस है, गर्भाशय जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसी में लैंगिक जनन की पूरी
घटना क्या होती है, व्यवस्थित होती है। हम देखेंगे एक जो अंडवाहिनी, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अंडवाहिनी कहा जाता है, ठीक है। अंडाणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, इम्पुलरी स्टोमस जंक्शन पर। अब हम पहले देख लेते हैं, इसका बताया कि इसके 4 भाग होते हैं, किसके, अंडवाहिनी के। अब अंडवाहिनी के 4 भाग में से कहते हैं फ्यूमराई, फ्यूमराई, फ्यूमराई। उसके बाद इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम, क्या कहते हैं इसे, इनफंडिबुलम। ठीक, उसके बाद इसे कहते हैं एम्पुला, एम्पुला, और इसे कहते हैं अस्थमस, इस्थमस, इस्थमस कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से एक क्या हुआ, एक यूटेरस, एक पूरा गर्भाशय हुआ। अब इसको हम क्या कहते हैं, यूटेरस कहा जाता है। ठीक है, अब एक यूटेरस की संरचना हुई और एक यूटेरस से इसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। एक अब एक बनता है, यानी अंडाणु बनते हैं। अंडाणु क्या होगा, यहां से चल करके कहां पहुंचता है, इस स्थान पर। ठीक है, तो इस स्थान को कहा जाता है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन। तो इसमें अंडाणु यहाँ पर पहुंचता है, आपको बताया गया अंडाणु की पूरी संरचना। ठीक है, अंडाणु जब यहाँ पर पहुंचता है, इसकी बाहरी परत जो होती है इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। अब ये जो जोना पेल्यूसिडा होता है, यह अंडाणु यानी अंडाणु को यानी एग को क्या करता है, ओवा जिसे कहते हैं, नहीं कहेंगे सॉरी, तो जो ये अंडाणु होता है इसे ओवा कहा जाता है। ओवा के चारों तरफ जो जोना पेल्यूसिडा पाया जाता है इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, अब यह यहाँ पर पहुंच जाता है और निषेचन की क्रिया के द्वारा, यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन तो यहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जनन होता है। जनन की क्रिया के द्वारा मादा जनन पथ पर क्या आते हैं, स्पर्म। ठीक, जिसे क्या कहते हैं हम, शुक्राणु कहा जाता है। और यह शुक्राणु कहाँ पहुंचता है, एम्पुलरी जोना पेल्यूसिडा तक यह पहुंच जाता है। अब आपको बताया गया कि शुक्राणु जो होता है, ठीक है, इस तरीके से शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब इसके ऊपरी वाले भाग को, ऊपरी वाले भाग को क्या पाया जाता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम एक ऐसे पदार्थ का स्राव करता है जिससे यह परत जो होती है टूट जाती है। ठीक है, जिसके कारण इसका केंद्र टूट जाएगी, इसका केंद्र इसके केंद्र के साथ संलयित हो जाता है। संलयित हो करके किसका निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है। ठीक है, युग्मनज बनेगा, इसे जायगोट कहेंगे। आपको एक बार फिर से बता दिया जाता है कि जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, अब ये शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु जब अंडाणु के अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाता है, तब इसकी जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है, ठीक है, एक कौन सी लेयर हुई, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो लेयर होती, परत होती है, वो टूट जाती है, जिससे यह इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और प्रवेश करने के बाद यह क्या हो जाएगा, फिर से बंद हो जाता है। ठीक, और जब यह बंद हो जाता है तब इसमें इसकी जो परत होती है और दृढ़ हो जाती है और मजबूत हो जाती है, जिससे दूसरा स्पर्म इसके अंदर प्रवेश न कर पाए। ठीक है, ये बात समझ में आई। स्पर्म मादा जनन पथ के रास्ते से होकर के कहां पर पहुंचता है, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है और ओवरी से ओवा निकल करके इस स्थान पर पहुंचती है। दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन का कार्य होता है। ठीक है, अब हम इतना समझ लीजिए। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से अब जब जनन हो जाएगा किसका निर्माण होगा, युग्मक बनेगा। ठीक है, युग्मक इसे क्या कहेंगे, जायगोट कहते हैं। ठीक है, अब हम युग्मक देखेंगे किस तरीके से बनेगा। अब जैसे जनन हुआ, जनन की क्रिया के द्वारा जो एक कोशिका थी, एक दोनों कोशिकाएं आपस में मिल करके किसका निर्माण किए, एक युग्मक का निर्माण किए। अब जो एक युग्मक के बना है जिसे हम क्या कहेंगे, जायगोट कहेंगे। अब इस जायगोट में क्या होगा, विदलन होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, विभाजन, सेल डिवीजन की क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, एक से दो कोशिका का निर्माण कर लेंगे। ठीक है,
एक से दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जाए तब जो पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरीके से। अब जैसे ये रहा एम्पुला और रहा इस्थमस, इसके बीच को एम्पुलर इस्थमस जंक्शन कहते हैं। अब इसे कहेंगे हम जाइगोट, जाइगोट कहेंगे। अब इस जाइगोट यानी युग्मक में क्या होता है, क्लीवेज होता है, विदलन यानी विभाजित होकर के क्या करेगा, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, जिसे क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे, ब्लास्टोमर, सॉरी ब्लास्टोमर कहा जाएगा। अब ब्लास्टोमर है, ब्लास्टोमर का निर्माण करता है। एक से दो कोशिकाएं बनी, अपनी से विभाजन होगा, दो से कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। फिर 4 से 8 कोशिका बनेगी। ठीक है, फिर 8 से 16 कोशिकाएं बनेंगी ना, 8 से 16 हो जाएंगी। फिर 16 से 32 हो जाएंगी। फिर 32 से क्या हो जाएंगी, 128 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, किस तरीके से कोशिका का निरंतर कोशिकाएं क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अब इसे क्या कहेंगे, जैसे ब्लास्टोमर बना। ठीक है, अब ये पूरी ब्लास्टोमर, ठीक है, अब ये ब्लास्टोमर क्या करता है, विभाजित होकर के किसका निर्माण करेगा, मोरुला का निर्माण करता है। ठीक है, ब्लास्टोमा क्या करेगा, मोरुला का निर्माण करता है। जहां तक जो कोशिकाएं बनी हैं 32 तक। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, 32 के बाद 64, ठीक 64 के बाद 128। ठीक, अब इस 16 से 32, 32 64, 64 से 128 कोशिकाएं बनी। यानी 16 से 32 तक जो कोशिकाएं बनती हैं उसे मोरुला कहा जाता है। क्या कहेंगे, 16 से 32 तक की कोशिकाओं को मोरुला कहा जाएगा। कौन सा स्टेज है, पहले ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोमर, फिर मोरुला, और मोरुला के बाद ब्लास्टुला का निर्माण होगा। ठीक है, ब्लास्टोमर बना, ब्लास्टोमर के बाद मोरुला, मोरुला के बाद किसका निर्माण आएगा, ब्लास्टुला का निर्माण आएगा। ठीक है, आगे किसका निर्माण करेंगे, ब्लास्टुला का निर्माण करती है। जो 64 कोशिकाएं बन जाती हैं 64 सेल स्टेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम ब्लास्टुला कहेंगे। अब ब्लास्टुला के बाद किसका निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद, ठीक है, किसका निर्माण होगा, अब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर जाकर के चिपक जाता है। अब गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। ठीक है, जब तीनों परतों के बारे में बताएंगे तभी आपके समझ में आएगा कि इसकी तीनों परतें कौन कौन सी हैं। इसकी 3 परतें जो होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और जो तीसरी होती है उसे कहते हैं, पहली जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो सबसे बाहरी परत होती है उसे पेरीमेट्रियम, जो सबसे अंदर होती है उसे एंडोमेट्रियम, जो बीच में होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम मिटाएंगे। एक बार आप इसको देख लीजिएगा फिर से। इसे कहेंगे, सबसे बाहरी परत को कहते हैं, सबसे बाहरी परत को कहा जाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, और इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, और इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अभी क्या हुई, गर्भाशय यानी यूटेरस लिखा गया ना, यूटेरस में कुल कितनी परतें पाई जाती, 3 परतें पाई जाती है। तो गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। अब इनका जो कार्य होता है, अब जो इसमें ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बना, यहाँ पर बना। ठीक है, अब यह ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर जुड़ जाता है। ठीक है, अब जो ये गर्भाशय जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम पर जुड़ जाएगा इस तरीके से।
एंडोमेट्रियम पर जुड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे इम्प्लांटेशन की क्रिया के द्वारा ये क्या होता है, इस पर चिपक जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्पर्म और ओवा की। निषेचन को फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए निषेचन और ओवा की आवश्यकता होती है। और निषेचन और यानी ओवा और स्पर्म बनते कैसे हैं, हमने आपको पहले बताया। अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ निषेचन के बारे में बताते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा स्पर्म योनि के रास्ते क्या करती है, मादा जनन पथ पर प्रवेश करती है। अब वह जब मादा जनन पथ पर प्रवेश करता है, कहां पहुंचता है स्पर्म, इम्पुलरी स्टोमस जंक्शन पर। और यह इम्पुलरी स्टोमस जंक्शन जो होता है वो स्टोमस और इम्पुला के बीच का भाग कहलाता है। ठीक है, उसके पहले ओवा जब होता है यहाँ तक पहुंचता है निषेचन की क्रिया के द्वारा, ओवा यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद स्पर्म इधर से आया, दोनों जिस स्थान पे मिलते हैं उस स्थान को निषेचन कहा जाता है। दोनों जिस स्थान पे मिलते हैं उसे इम्पुलरी स्टोमस जंक्शन कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो ध्यान देंगे, जहां पर दोनों मिलते हैं उसे इम्पुलरी स्टोमस जंक्शन कहते हैं, और दोनों के मिलन को ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहते हैं। यानी अंडाणु और स्पर्म के मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। अब हम इतना समझ में आया। अब आपको बताया गया जो अंडवाहिनी होती है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, फिमराई और इनफंडिकुलम, उसके बाद एम्पुला और स्टोमस। ठीक, इतना समझ में आया। अब फिर आपको दिखाया गया निषेचन की क्रिया के द्वारा क्या हुआ इसमें, जो स्पर्म का केंद्रक और ओवा का केंद्रक यानी दोनों का केंद्र आपस में मिल करके युग्मक का निर्माण किया, इसे जायगोट कहा गया। अब जायगोट में क्या हुआ, ब्लास्टोमा का निर्माण हुआ, जो 2 सेल स्टेज, 2 कोशिका बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 16 से 32 से 64, 128 कोशिका बनी, जिसे क्या कहा गया, ब्लास्टोसिस्ट कहा गया। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की 3 परतें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पर जुड़ने की क्रिया को अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर, ठीक है, अब जैसे यह बना और क्या बनाया, एक भ्रूण। ठीक है, एक भ्रूण का निर्माण हुआ। अब यह भ्रूण, इस भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, अब इस भ्रूण में कितने स्तर पाए जाएंगे, 3। इस भ्रूण में 3 स्तर पाए जाएंगे। एक हो गया, इस तरीके से 2, ठीक है, और ये क्या होगा, तीसरा स्तर। ठीक है, इस भ्रूण में 3 स्तर पाए जाएंगे। इन तीनों स्तरों को एक को कहते हैं इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, इसे कहेंगे इक्टोडर्म, मेसोडर्म। आपको हम दूसरी तरह से दिखा देते हैं ताकि वो दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से इसे कहते हैं मेसोडर्म, और इसे कहेंगे इंडोडर्म। ठीक है, जो भ्रूण बना, भ्रूण में कितने स्तर, 3 स्तर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब ये तीनों स्तर हैं, इसे क्या कहते हैं, जनन स्तर कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, जनन स्तर। ठीक है, ये जो तीनों स्तर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म है, इन तीनों स्तरों को जनन स्तर कहते हैं या जर्मिनल लेयर कहा जाता है। अब ये जो जर्मिनल लेयर होते हैं, इनसे जो यहाँ पर भ्रूण बना है, जो जायगोट है, जो जीव बनेगा यहाँ पे, उसके अंगों का निर्माण करते हैं। ये जो तीनों स्तर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म है, इसके तीनों स्तर का, ये जो तीनों स्तर हैं, जो यहाँ पर भ्रूण बन रहा है, इसके अंगों का निर्माण करते हैं। तो यह जो पूरी प्रक्रिया, जैसे अब जब पूरे अंगों का निर्माण कितने दिन तक होगा, 9 मंथ स्टेज, 9 महीने की पूरी अवस्था है। और उस 9 महीने में एक भ्रूण जो है पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और जब भ्रूण पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब ये क्या होगा, इसका डिलीवरी, इसकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी की क्रिया के द्वारा ये क्या होगा, भ्रूण
शरीर से बाहर आता है, यानी यह क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है, जो नए संतान का निर्माण करता है। तो इस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया जो रही निषेचन की और निषेचन पश्च घटना, दोनों घटनाएं आपको बताई गई। ठीक है, निषेचन और निषेचन पश्च, जैसे निषेचन हुआ और ये जो निषेचन यहाँ हुआ और निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद यहाँ से जो होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं सब क्या रही, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और जो भी आपको दिक्कतें और जो इसके छोटे मोटे पार्ट्स बच गए हों उसको आपको किताब से पढ़िएगा। ठीक है, जो जितने महत्वपूर्ण है, जिसको समझाने योग्य था उसके बारे में आपको बताया गया, और जो कुछ छूटा हुआ पॉइंट्स होगा उसको आप पढ़िएगा, वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है मानव जनन। अब अगला अध्याय आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक जो है आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहिए और अगली टॉपिक का इंतजार करिए, बहुत जल्दी आप लोगों को बताया जाएगा। और हाँ, तो जो चीज़ें ऑनलाइन स्टडी है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ भी सकते हैं और उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।